ओम 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 वह शक्ति हमें तो निध कर्तव्य मार्ग पर डट आए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें तो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड छूट अन्याय से निषेध दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डटनाए। निज प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव अध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरगुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, नमस्ते सर, उनका स्वागत। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका हमारे बीच श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच सर नमस्कार। हमारे बीच में भाव्या जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशिदास जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो इसके अतिरिक्त नहीं, तिवारी जी तो पहले हो चुके हैं। और कोई अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन नमस्कार सर। और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और थेरेपी को यह ऊंचा दर्जा मिला हुआ है।
संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं हम। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके माध्यम से आपके घर परिवार वालों को, पास पड़ोस को, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को और समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पिछले दिन कल उनका क्लास था और उन्होंने बीएचबी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चर्चा किया था। आज उसी के आगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ही समकक्ष खड़ा होता है कहीं, और हम लोग चाइनीज में इसको TW मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, तो उसी पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम के अनुकूल है और दोनों बैलेंसिंग के लिए काम करते हैं, मतलब रेगुलेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल द सिस्टम्स। तो इसलिए उस पर महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा करने जा रहे हैं तिवारी जी। हम लोग बात करेंगे, विचार रखेंगे और उस पर समझेंगे कि यह सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो ओवर टू तिवारी जी। अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग कुछ एंडोक्राइन सिस्टम पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ जी। ओके, तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पे चर्चा करेंगे। तो उसके पहले कुछ बेसिक जो हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, कुछ एलिमेंट्स या उनके बारे में कुछ जानकारियां, तो उनको मैं एक रिविजिट करता हूं कि क्योंकि ये यूज में आएंगे तो वो क्या है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी उसके बारे में। एक हम लोग शब्द सुने थे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग बार बार बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ये है कि उसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को ब्रेक डाउन, दो हिस्सों में, दो या अधिक हिस्सों में बांटना, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो कोई भी यौगिक पदार्थ दो एलिमेंट में अलग अलग टूटता है। और एनाबॉलिक जो रिएक्शन है, दो चीज मिलके कंपोनेंट एक यौगिक बनाते हैं, माने एक तरह की चीज, एक चीज का निर्माण होता है। एनाबॉलिक में निर्माण होता है और कैटाबॉलिक में टूटता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बॉडी में होती है, तो इसको हमने जानबूझ के बोला था कि याद कर लें केवल कि मेटाबॉलिक जब बोलते हैं तो वो कैटाबॉलिक भी हो सकता है और एनाबॉलिक भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि ब्रेक डाउन होने जा रहा है कि बिल्डअप होने जा रहा है। अब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में अगर देखने जाएं तो एक शब्द बार बार हम लोग को आता है पढ़ने को कि हार्मोन, और एक शब्द आता है एंजाइम, जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि एंजाइम है और ये हार्मोन है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइम और हार्मोन्स क्या करता है शरीर में, हम लोग उसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करता है, उसके फंक्शन को, और उसकी साइटेज या एक्सेस होने से क्या प्लस माइनस होगा। सिस्टम है जिसमें ये है। तो इसमें जब भी शरीर में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, तो ये रिएक्शन होने के लिए अगर कोई ऐसा पदार्थ आता है जो उस रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उत्प्रेरक के रूप में, माने उस होने वाले केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, इंटेंसिटी को
इंक्रीज कर देता है। तो उस तत्व को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। माने एंजाइम क्या है? एंजाइम वो तत्व है जो शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। केमिस्ट्री में अगर याद करें तो हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। माने एंजाइम्स उत्प्रेरक का काम करता है। और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? केमिकल मैसेंजर है। वो शरीर के अलग अलग पार्ट में किसी चीज की कमी, किसी चीज की अधिकता या वो बैलेंस फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो हार्मोन शरीर में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है और एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो ये केमिकल मैसेंजर है ना, ये बहुत सारी चीजों का नियंत्रण करता है। ये हार्मोन्स, जैसे हम लोग बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का, भूख, ब्लड प्रेशर, स्लीप साइकिल, ऊर्जा लेवल, मूड, इन सब चीजों का प्रभाव मेजर होता है थ्रू हार्मोन। मतलब हार्मोन की अधिकता या कमी ये बताती है कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी है। एक्सेस हार्मोन हो गया या माइनस हार्मोन हो गया तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो शरीर में, शरीर के ग्रोथ के लिए हार्मोन लेवल का संतुलन होना आवश्यक है। तो ये हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं, कौन 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 करता है और उसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस करने की कोशिश, जानने की कि क्या चीज हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स को। अब हम लोग मानव शरीर जो है ना, इसमें जो एक्टिविटी है, जैसे सर ने बोला था कि दो तरह के सिस्टम से कंट्रोल होती है। एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन दो सिस्टम से रेगुलेट या कंट्रोल होते हैं मानव शरीर की सारी एक्टिविटी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में, सिस्टम लोग कल भी बोले थे कि बहुत सारी चीजें मिलके जब एक निश्चित फंक्शन करते हैं तो उन सबको मिला के हम लोग उसको सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स। और हम लोग बोले थे कि हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? मैसेंजर है। वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते, केमिकल मैसेंजर, कि वहां पे किस चीज की केमिस्ट्री में क्या प्लस है, माइनस है या क्या बैलेंस फॉर्म में है। और ये क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं, ये अलग अलग जगह पे है शरीर में, और इनका सिक्रेशन अलग अलग है। लेकिन एक ही काम एक करती हैं कि ये अपना जो सिक्रेशन है ये सीधे ब्लड में डालती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनको मूव करने के लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती, बाकी चीजें डक्ट के थ्रू मूव होती हैं। लेकिन जो सिक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, ये डक्टलेस है, डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होती है, ब्लड में डाल देती हैं। इनको एक्शन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है कि ये हार्मोन्स को, एक वो हार्मोन होंगे जो जहां पे जिस टिश्यू से इनको काम करवाना होगा उसके बगल में ही वो अवेलेबल है और वहां पर अपना हार्मोन सीक्रेट करके दे देते हैं। इनकी एरिया, एक्शन एरिया कन्फाइंड है। तो इन ऐसे हार्मोन्स को लोकल हार्मोन्स कहते हैं। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ब्रैडिकेनिन, ये फंक्शन। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो जनरल हार्मोन के नाम से, ये सीक्रेट तो कहीं और होते हैं लेकिन इनका जो टारगेट टिश्यू है जहां पे फंक्शन करना है उनकी डिस्टेंस है, वो कुछ डिस्टेंस पे है, दूर स्थित है। तो ये जनरल हार्मोन है। जो बगल में है वो लोकल हार्मोन है, जो दूर है वो जनरल हार्मोन है। जनरल हार्मोन को भी इस दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक वो हार्मोन जो स्वतंत्र रूप से कम क्रियाशील है, वो खुद काम करते हैं, वो दूसरे हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाते या घटाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन कहीं से डेवलप सीक्रेट होते हैं लेकिन ये दूसरे की हार्मोन्स की सिंथेसिस को बढ़ाते या घटाते हैं। ये ट्रोपिक हार्मोन है। और ट्रू हार्मोन वो है जो
सिंथेसाइज तो होते हैं कहीं भी, लेकिन शरीर के मैक्सिमम अंगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव वो डालते हैं। तो ये इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इस तरह जो ये सब्सटेंस है, केमिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो शरीर के मैक्सिमम अंगों पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। तो हम लोगों ने 3 तरह के हार्मोन की चर्चा की। लोकल, जो अपने बगल में काम करता है। जनरल, जो दूर काम करता है। जो दूर काम करता है उसमें 2 चीजें हैं, एक वो है जो दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, मतलब उसका सिक्रेशन बढ़ाता या घटाता है। और एक वो हार्मोन, ट्रू हार्मोन, जो शरीर के सभी अंगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है, तो वो ट्रू हार्मोन के नाम से। ये हार्मोन का जो सिक्रेशन है, ये जो हार्मोन है जो सिक्रीट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? एटम बम की तरह काम करते हैं। मतलब ये अमाउंट में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। वो बड़े काम करते हैं, इंटेंसिटी हायर की काम करती है। अब इनको एक चीज और हम लोग देखें कि ये कौन से हैं। अगर हम लोग शरीर के ये संरचना को देखते हैं, एक तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके नाम से हम लोग देखें, आगे पढ़ लेंगे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी इन अ फीमेल एंड टेस्टिकल इन मेल, प्लेसेंटा इन फीमेल। ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनकी ये लोकेशन है। देखिए, हाइपोथैलेमस क्रेनियल कैविटी में है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्रेनियल कैविटी में है, और पीनियल भी है। मतलब जो सर के अंदर है, ये 3 ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये इनकी लोकेशन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये यहां पर लोकेटेड है। जो ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, इनका शेप तितली की तरह होता है। ये और ये सामने यहां पर गले में इनकी लोकेशन होती है, ये दिख पा रही। आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे। एक प्राइमरी है। थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के नीचे, यहां पर ये लोकेशन है इसका, दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के हैं थाइमस ग्लैंड। पैनक्रियाज जो है हम लोग चर्चा किए थे जीआईटी में, ये एंडो और एक्सो दोनों काम करती है। ये पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप में फंसी होती है और स्टमक के नीचे होती है। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर दोनों तरफ अवेलेबल होती है। ओवरी इस जेनाइटल ऑर्गन है और टेस्टिकल से जेनाइटल ऑर्गन है, यहां पर है। हम लोग इसके चर्चा आगे करेंगे थोड़ा। तो ये लोकेशन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बॉडी में। हम लोग अगर ब्रेन में देखेंगे थोड़ा सा, अभी चल लेंगे, ये ब्रेन का एक पिक्चर है जिसमें, तो आप देखेंगे कि पीनियल ग्लैंड, देखिए ये वाला पोर्शन सेरेब्रम है, माने ये बैक वाला पोर्शन है, और ये फ्रंट वाला पोर्शन है। ये फ्रंट पोर्शन है जहां पर फ्रंटल लोब है, ये फ्रंट पोर्शन है ना। और ऑसिपिटल लोब पीछे होता है, तो ये ऑसिपिटल लोब, मतलब ये बैक का पोर्शन है एक ह्यूमन का, ये साइड से व्यू है, और ये फ्रंट का पोर्शन है। तो देखिए हाइपोथैलेमस किधर होता है? यहाँ पे होता है। ये जो ब्लैक के ऊपर जो ये पूरा एरिया दिखाया गया, ये हाइपोथैलेमस का एरिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के ठीक नीचे होती है, हाइपोथैलेमस के। और जो पीनियल ग्लैंड है, ये देखिए यहां पर एक छोटी सी है इस कैविटी में, यहां पर पीनियल ग्लैंड। तो ये लोकेशन अगर थोड़े से बड़े करके हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है। ये पिक्चर तो सबने देखी है, इसके अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन ग्लैंड्स को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग अपनी बुक पे चलते हैं। अब जो हमने लोकेशन दिखाया था इन ग्लैंड्स की, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हम लोग ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन्स के नाम क्या है और कौन कहां से क्या सीक्रेट करता है। लोकेशन हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में कहां कहां है, तो ये देखते हैं। हम लोगों ने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के नीचे दिख रहा था। इस
कि दो पोर्शन होंगे, एक इंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो सामने का भाग होगा उसको इंटीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, और जो पीछे का पोर्शन होगा उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। तो इनसे जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं उनके नाम हैं, ये हम लोग देखें, ग्रोथ हार्मोन जीएच बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, एडेनोकार्ट्रियोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये 7 मुख्य हार्मोन सीक्रेट करती है एंटीरियर, और ये करीब 80% पोर्शन है पिट्यूटरी का। और इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहले हम लोग नाम जान ले, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे इस पर। एक है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग देखते हैं गले में है, थायरॉक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है ये थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड, जो इसी का एक पार्ट है थायराइड ग्लैंड का ही, पैराथॉर्मोन, ये सीक्रेट करता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहन। पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज का नाम है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ये सीक्रेट करता है इंसुलिन, ग्लूकोगान, सोमैटोस्टेटिन, ये सीक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड, जिसके 2 पोर्शन होती है, एक कार्ट्रेक्स एक मेडुला। बाहरी वाले पोर्शन को कार्ट्रेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। तो ये एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, ये इंग्लिश में गलत लिखा, कार्टिसोल, एंड्रोजन, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ये सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड। फॉलिकुलर सेल्स, जो ओवरी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सीक्रेट करती है। तो ये जो सीक्रेशन है इन ग्लैंड से ये सीक्रेट होते हैं, ये नेम ऑफ हार्मोन्स हैं, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक्स, टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन, प्लेसेंटा सेल से, HCG, ह्यूमन कोरिनोनाइट गोनाडोट्रोपिन, ये सीक्रेट होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सीक्रेशन होते हैं अलग अलग यहां से। तो हम लोग ये देखने की थोड़ी कोशिश करते हैं, ये सारे हार्मोन अपने आप में एटम बम की ताकत रखते हैं। इनकी सिक्रेटरी रेट अत्यंत इफिशिएंटली कंट्रोल्ड होता है, माने इनके सिक्रेशन का जो कंट्रोल है वो बहुत इफिशिएंट है। मुख्यतया इनका सिक्रेशन होना या न होना इनके टारगेट ऑर्गन के टिश्यू या उसके प्रोडक्ट का रक्त स्तर में माने लेवल बताता है। जैसे ब्लड शुगर में लेवल ब्लड का बढ़ गया तो सिक्रेशन होना है कि नहीं इंसुलिन का बीटा सेल से, वो ये तय करेगा कि ये मैसेज आता है ब्लड से किसको, हाइपोथैलेमस को, कि सीक्रेट करना है कि नहीं करना है। तो ये केमिकल मैसेंजर है, बताते हैं कि हमें क्या करना है। इनका फंक्शन इस 3 तरीके से है। एक तरीका क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है उनकी परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। इट मीन्स कि अगर जो सेल है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए होल छोटा है और हार्मोन की साइज बड़ी है, तो वो सेल में पर मेम्ब्रेन में होल की साइज को इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट कि वो हार्मोन इनसाइड चला जाए। अदरवाइज अगर जैसे इंसुलिन, अगर आप शुगर की केस में देखेंगे तो इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर इंसुलिन ना हो तो ब्लड में ग्लूकोज है फिर भी सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसको एग्जांपल की तरह समझाते हैं कि एक छोटा सा 3 फीट का गेट है और एक हाथी को गेट घर में घुसना है तो वो नहीं घुस पाएगी, क्योंकि वो गेट छोटा है।
तो इंसुलिन जैसा फंक्शन ही क्या करेगा, गेट की ही साइज हाथी के इक्वल बना देगा, तो हाथी इंटर कर जाएगी रूम में। लाइक दिस सेल मेम्ब्रेन की साइज, होल की साइज बढ़ा देते हैं तो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इंट्रासेलुलर एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एंजाइम सिस्टम क्या करता था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता था, उत्प्रेरक का कार्य करता था, माने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो ये सेलुलर की इस सिस्टम को एक्टिवेट करके सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। हम लोग उसमें बोले थे उत्प्रेरक का ये काम करता है, तो वहां पहुंच के क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ये भी एक तीसरा भी इस तरह काम करता है। ये मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ये मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मींस की इंफॉर्मेशन को फास्ट कर देता है, जो मैसेज आना या जाना है उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। पहला वाला क्या था, परमेबिलिटी बढ़ाता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, और ये मैसेज सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ये सारे हार्मोन्स ये काम करते हैं। और अब हम लोग पीनियल ग्लैंड जो सबसे ऊपर थी उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन हम लोगों ने देखा था ये, अगर आप इस पिक्चर को देखें, साइड से देख रहे हैं, साइड से व्यू है, तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन ये है। पीनियल ग्लैंड को हमारी किताब में हम लोगों ने लिखा है कि ये शास्त्रार्थ यौगिक चक्रा है, और फ्रेंच फिलोसफर या मैथमेटिशियन डेस्कार्टेड ने इसको सीट ऑफ सोल कहा है। तो ये क्या करती है, इसको ध्यान से देखना है। ये पीनियल ग्लैंड की लोकेशन ये है, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन ये है यहाँ पर, और ये क्या करती है, मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। और इसकी एक और फायदा है कि नींद के पैटर्न को, जो शारीरिक घड़ी है, जो शरीर सोचता है कि 9 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, माने ये शरीर की आंतरिक रूप से घड़ी का काम करती है, माने दिन रात नींद के पैटर्न और इन चीजों को करती है। इसका एक बड़ा काम है। और ये क्या है, सुखों की ग्लैंड है, ये भौतिक सुखों की ग्लैंड है, शायद ये आध्यात्मिक सुखों की ग्लैंड है, आध्यात्मिक सुखों की ग्लैंड है। अगर मैं थोड़ा, ये आध्यात्मिक सुखों की है। हाँ ये गलत है, ये आध्यात्मिक सुखों की है। पिट्यूटरी भौतिक सुखों की ग्लैंड है, पिट्यूटरी को भौतिक सुखों की ग्लैंड बोलते हैं, पिनियल आध्यात्मिक सुखों की, क्योंकि सहस्त्रार्थ यौगिक चक्र की लोकेशन भी यही मानी जाती है जहां पर हम लोग पिनियल ग्लैंड है। ये कहां पे है, तो कार्पस कोलेजम के पोस्टीरियर एंड में एक स्टेक द्वारा, स्टेक माने छड़ी बोले जा सकता है, डंटल, उससे लगी हुई है। तो अब ये देखिए, अगर ये स्क्रीन हम लोग देखें, ये तो देखिए ये पोस्टीरियर में है। अगर आप देखेंगे तो वो थर्ड आई भी शायद इसको बोलते हैं। ये कार्पस कोलेजम है, ये बीच में दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो इसके पीछे ये जो रेड दिख रही है ये है पीनियल ग्लैंड। और एक्चुअली ये बैक साइड में देखिए, इधर सेरेब्लम है तो ये बैक साइड है, तो सेरेब्लम की तरफ है। और ये जो रेड कलर दिख रहा है ये लोकेशन है पीनियल ग्लैंड की। इसको तीसरी आंख भी कहा जा सकता है, आध्यात्मिक सुखों की ग्लैंड है, तीसरी आंख कहा जा सकता है। ये बैक से फोटो है, और ये पिक्चर है, और ये साइड से है। और फ्रंट से हम लोगों ने देखा ही था ये साइड से, कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में यहाँ दिखती है ये। तो ये आध्यात्मिक सुखों की ग्लैंड है। और मेरे हिसाब से ये राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे हम लोग आयुर्वेद में इसको देखते हैं। करेक्ट सर? जी जी जी।
तो इसको हम लोग ये देखते हैं, ये क्या है? भ्रूणावस्था में इसकी उत्पत्ति थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, अब उधर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कि छत से लगी है एक डंठल से, नर्व फाइबर से। इसके जो डंठल है वो नर्व फाइबर से, ये पीनियल बॉडी में नहीं उतरते हैं, जबकि शुरू में ये चने के बराबर होती है और कब तक ये एक्टिव रहती है? यौनावस्था के प्रारंभ तक सक्रिय रहती है। इसकी जो विशेष कोशिकाएं हैं मेलाटोनिन नामक तत्व का संश्लेषण करती है, परंतु त्वचा से इसका संबंध नहीं पाया गया कलर का, यहाँ लिखा गया है। जबकि हम लोग स्किन में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि स्किन कलर के लिए इफेक्टिव है ये हार्मोन, लेकिन ये कह रहा है कि इससे जो निकलेगा ये नहीं होगा। दूसरी चीज, सूर्य की उपस्थिति में इसका संश्लेषण कम हो जाता है और नाइट में अधिक होता है। इसलिए सर कभी कभी बताते हैं कि जो ऋषि मुनि आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं वो कंदरे में ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश न हो, तब इसका संश्लेषण ज्यादा होगा। माने इस हार्मोन का इफेक्टिवनेस या इस पीनियल ग्लैंड का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा कहां पे? जहां पे लाइट न हो, क्योंकि अंधेरे में सक्रिय है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ लोग जो है जंगल में या ऐसी जगह खोजते हैं जहां पे प्रकाश कम हो। आगे यह कहता है यौनावस्था के प्रारंभ होने के साथ यह विशेष कोशिका स्वतः सिकुड़ कर निष्क्रिय होने लगती है। मतलब यंग हो जाने के बाद ये खुद ही निष्क्रिय होने लगती है। 1 वर्ष में इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट एकत्र हो जाता है। अब यहां ये भी लिखा है, पता नहीं कितना सही है, कि अगर ये सक्रिय है तो यौनावस्था का प्रारंभ ही नहीं होता है। इसके निष्क्रिय होने के साथ ही रक्त आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनियां भी कुंद हो जाती है। मीन्स की अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम यंग हो गए हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। और एक तरफ हम लोग कहते हैं कि ये सहस्त्रार चक्र है और इसको जगाना है, तो जगाने के लिए हमको अंधकार में रहना पड़ेगा, और जो ये अवस्था यौनावस्था इसे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्टिव होगी। ये क्या हो गया भाई? अगर वो इफेक्टिव होती है तो हम दूर हो जाएंगे इन प्रक्रियाओं से जो यंग एज में चलती हैं। तो सीट ऑफ सोल इसको कहा गया और सहस्त्रार चक्र। इसलिए और ये भी कहा गया कि इस चक्र के माध्यम से मानव का ब्रह्मांड से सीधा संबंध है। अब एक ये सोचने की बात है कि जब यंग होते हैं तो ये बोलता है निष्क्रिय हो गया, तो हमारे ऋषि मुनि इसको सक्रिय करते हैं या इसको जगाते हैं। उनको अगर आध्यात्मिक सुख पाना है तो भौतिक सुखों से दूर होना है, तो उससे दूर होने के लिए वो इस चक्र को माने पीनियल ग्लैंड को इनर्जाइज करते हैं, एक्टिव करते हैं, और उसके लिए वो रास्ता चुनते हैं जंगल का या कम प्रकाश का। तो इसकी लोकेशन हम लोगों ने देखी, ये यहां पर था पीनियल ग्लैंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड, जो हम लोगों ने देखा था कि थाइमस ग्लैंड कहां लोकेटेड है। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन ये है शरीर में, इस रीजन में थाइमस ग्लैंड है, दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम पे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थाइमस की साइज, ग्रंथि की साइज उम्र के साथ यौनावस्था तक बढ़ता है। जन्म के समय शिशु की थाइमस 10 से 12 ग्राम होती है, जबकि यौनावस्था में हुए 30 to 40 ग्राम हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, यौनावस्था प्यूबर्टी सेट होने के साथ ये छोटी होती जाती है और 5-7 वर्षों में यह फैट से भर जाती है और ये 8 से 10 ग्राम की हो जाती है। मतलब आप यौनावस्था को गए तो ये थाइमस ग्लैंड का काम खत्म हो गया। सर पढ़ाते थे 2.5 माह बचपन में जैसे ही आपको रखती है और आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो लाइक दिस 2.5 माह की तरह हम लोग पढ़ते वक्त सर बोले हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड का फंक्शन वैसे ही है कि जब आप छोटे हैं और आप जवान जब तक हो जाते हैं यौनावस्था तक, तब तक ये इफेक्टिव रहती है और धीरे धीरे इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है और ये बसा फैट में कन्वर्ट हो जाती है 8 से 10 ग्राम में। प्रारंभ में
पिंकिश ग्रे रंग की मुलायम दानेदार दो लोब है, जो भ्रूणावस्था में थस फेरेंजियल पाउच, पाचन तंत्र से विकसित, ये पाचन तंत्र विकसित होता, माने ये पाचन तंत्र से रिलेट करती है। और लोकेशन उन्होंने देखा है थोरैक्स एंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टिनम में ट्रेकिया के दोनों ओर है। इसमें एक चीज और थोड़ा हम लोग जाने, इसका लोकेशन देखे और ये कब तक है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, जब हम बेबी बॉर्न होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी लिम्फोसाइट जो ग्लैंड है, यहाँ देखें, हम देखेंगे यहां से भ्रूणावस्था में बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनाने वाली कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में प्रवेश कर टी लिम्फोसाइट का गुण का बोन मैरो और लिम्फोनोड्स में सेटल होकर टी लिम्फोसाइट जीवन पर्यंत बनाने रहते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम भ्रूणावस्था में होते हैं तो बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनाने वाली सेल निकलती है और कहां जाती है, थाइमस ग्लैंड में जाती है, और थाइमस ग्लैंड में पहुंचकर टी लिम्फोसाइट का गुण ग्रहण करती है और वापस बोन मैरो और लिम्फ नोड में सेटल हो जाती है और पूरी लाइफ टी लिम्फोसाइट बनाती रहती है। माने ये एंटीबॉडी बनाती है। और सेलुलर इम्यूनिटी, माने सेल में दो है, तो सेलुलर इम्यूनिटी में ये एंटीबॉडी बनाती है। लीवर में जो जाती है वो ब्यो लिम्फोसाइट है, वो एक बनाती है। और लीवर को एल है लेकिन वो बी नाम लिखा गया, वो सर एक्सप्लेन करेंगे। थाइमस से बनती है इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और रहती कहाँ है, देखिए बोन मैरो से निकलती है और थाइमस ग्लैंड में प्रवेश करती है, और थाइमस ग्लैंड में ये टी लिम्फोसाइट का गुण ग्रहण करके वापस बोन मैरो लिम्फोसाइट में सेटल हो जाती है और पूरी लाइफ टी लिम्फोसाइट बनाते रहते हैं। और यह टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी प्रदान करने हेतु एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक, तो ये इसका मुख्य रूप से है। अब इसमें एक चीज ये लगा था कि इसको काइंडली दोहरा दें प्लीज, इसको टी लिम्फोसाइट का थोड़ा दोहरा दें जी। अगर भ्रूण है बच्चा, भ्रूणावस्था में एम्ब्रो, उसमें आटो में बताता हूं, इसके बोन मैरो से सेल निकल, देखिए लिम्फोसाइट बनाने वाले सेल निकलते हैं कहां से, बोन मैरो से। किसके, जो भ्रूण होता है एम्ब्रो के बोन मैरो से वो सेल निकलती है जो लिम्फोसाइट बनाने की कैपेसिटी रखती है, और वो कहां जाती है, थाइमस ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है। और थाइमस ग्लैंड में प्रवेश करने के बाद थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट बनाने का गुण ग्रहण करती है और वापस बोन मैरो में चली जाती है और लिम्फोनोड्स में। कहां से निकलती है, एम्ब्रॉय जो भ्रूण है उसके बोन मैरो से सेल निकलता है, वो थाइमस ग्लैंड में जाता है। थाइमस ग्लैंड में वो टी लिम्फोसाइट, हमारे पास दो लिम्फोसाइट, एक बी और एक टी, अगर हम लोग ब्लड वाले याद किए हो पढ़ने में, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट लीवर से बनता है और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड से बनता है। तो थाइमस ग्लैंड में ये टी लिम्फोसाइट का गुण ग्रहण करता है। तो थाइमस ग्लैंड की एक बड़ा फायदा ये है कि हमारे उस सेल को टी लिम्फोसाइट का गुण दे देता है कि वो टी लिम्फोसाइट जीवन पर्यंत बनाएगा। और कहां बनाएगा, रहेगा कहां, वापस बोन मैरो में जाएगा और लिम्फ नोड में रहेगा। क्लियर हुआ? राइट सर। और जो बी लिम्फोसाइट है वो लीवर बनाता है। इस सेलुलर है, सेल में दो होगा ना, एक लिक्विड होगा और सेल होगा। तो लिक्विड वाला जो होगा ह्यूमरल, जो वो उसको लीवर वाला बी लिम्फोसाइट उसके लिए काम करेगा, और सेल के अंदर काम करेगा सेलुलर टी लिम्फोसाइट। दो लिम्फोसाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी के संदर्भ में, ब्लड वाले में हम लोग पढ़े होंगे। तो थाइमस ग्लैंड की ये महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोगों ने इसकी लोकेशन देखा। थोड़ा आगे चलते हैं।
हाइपोथैलेमस। अगर इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को सामने से देखा जाए तो यहां पर ये लोकेशन है हाइपोथैलेमस की। ये जो थोड़ा क्या लाइट ब्लू बना हुआ है, ये है हाइपोथैलेमस। और इसके नीचे ये जो दिख रही है ये वाली, ये पिट्यूटरी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये पिट्यूटरी है और ये हाइपोथैलेमस है ना। ये हाइपोथैलेमस है आप दिख रहा। अगर आप बड़े वाली पिक्चर में कंपैरेटिव देखना चाहें तो ये देखिए, ये पूरे पिक्चर को देखेंगे तो ये वाला इलाका जिसमें ये वाला इलाका जहां पर ये क्रसर है, ये पूरा इलाका ये हाइपोथैलेमस का फ्रंट साइड में है। ये हाइपोथैलेमस, इसी के नीचे लटकी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण अंग, माने सब महत्वपूर्ण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हाइपोथैलेमस, जो सीक्रेट करता है। यहाँ देख ही लिए थे हम लोग उसको थोड़ा इनलार्ज करके कि ऐसा वो दिखता है, बाकी लोगों को हटा दिया तो यहाँ पर इसकी लोकेशन मिलती है। पहले ये माना जाता था कि जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनका कंट्रोलर पिट्यूटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रयोगों से जैसा लिखा गया सिद्ध हुआ कि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोलर है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, बाकी लोगों की भी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का सर्वोच्च सदस्य है। अंतर्गामी ग्रंथियों के साथ ऑटोनोमिक सिस्टम से संबंध है। शरीर का यह एक अति महत्वपूर्ण अंग है जो मस्तिष्क के थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियो इंफीरियर वॉल एवं फ्लोर बनाता है। 10 केंद्र को न्यूक्लियाई से मिलकर बना है। यह 10 केंद्रक विभिन्न हार्मोन के श्रवण या श्रवण को रोकने, इस बात को समझिए, मैं यहाँ पे बार बार इसको रोक रहा हूं, इस ध्यान इन चीजों को देखिए। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, बाकी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको बोलता है कि तुमको कौन सा काम करना है, सिक्रीशन करना है या सिक्रीशन रोकना है, माने रिलीज करना है, इनहिबिशन करना है। इसका एक मुख्य काम जो है हाइपोथैलेमस का इस सिस्टम में, उन खुद भी रिलीज करता है, खुद रिलीज करता है। ऐसा नहीं कि वो बोल देगा कोई उसका सिस्टम है, वो एक हार्मोन खुद रिलीज करता है और वो हार्मोन दूसरे हार्मोन रिलीज करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए ये क्या करता है, अगर इसका प्रियोप्टिक जो फंक्शन है लेटरल और मेडियल, क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर पीआईपी, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर, तो अपने इस लेटरल जोन से जो वो हार्मोन रिलीज करता है पीआईएफ और एमआईएफ, ये क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन या कोई भी ग्लैंड जो प्रोलैक्टिन सीक्रेशन करती है, रिलीज करती है, उसको बोलता है ये रिलीज करके पीआईएफ कि तुम अपना सीक्रेशन रोक दो। कंट्रोल कैसे करता है हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन को कैसे कंट्रोल करता है, तो जो ग्लैंड प्रोलैक्टिन सीक्रेशन करता है उसको बोलता है तुम सीक्रेशन मत करो। कैसे करता है, तो पीआईएफ ये सीक्रेट करके उसको बता देता है। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर, माने मेलानोसाइट जहां से सीक्रेट होता है उसको बोलता है कि नहीं यार तुम सीक्रेशन मत करो। मीडियल से एफएसएच रिलीजिंग, अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज होना है कि नहीं होना है तो दोनों देखिए मीडियल से करता है। इस जो एफएसएच रिलीजिंग फैक्टर है ये रिलीज करके बोलता है कि हाँ तुम एफएसएच रिलीज करो, और इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करके बोलता है कि भाई एफएसएच रिलीज मत करो। मींस
कि हाइपोथैलेमस बाकी लोगों को ये सिग्नल देता है कि तुम्हें रिलीज करना है कि नहीं करना है। मतलब ये सर्वोच्च सदस्य है और उन लोगों को कंट्रोल करता है जो लोग हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये खुद भी हार्मोन रिलीज करता है। तो ये अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे देखिए, एडीएच डायरेक्ट रिलीज करता है, यहां से टीएसएच को रिलीज करने का फैक्टर छोड़ता है, ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट रिलीज करता है, एसीटीएच रिलीज करने का फैक्टर छोड़ता है, रोकने का फैक्टर छोड़ता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का, ग्रोथ हार्मोन कोई और रिलीज करता होगा, जैसे पिट्यूटरी करती है, तो उसको बोलता है भैया तुमको रिलीज करना है कि नहीं करना। अब वो कैसे करता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये काम करता है हाइपोथैलेमस कि हार्मोन रिलीज करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिलीज करने या रिलीज न करने, मतलब रोकने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। ये काम करता है हाइपोथैलेमस। आगे हम लोग देखेंगे उसको थोड़ा कैसे करता है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कर ले उधर जाएंगे तो थोड़ा और टाइम बचा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने देखा था कि ये पिट्यूटरी कहाँ पे लोकेटेड है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है जिसको हम लोगों ने बार बार चर्चा किया, हाइपोथैलेमस के नीचे है ना, और इसके दो पोर्शन होंगे। ये देखिए, यहां से देखेंगे तो ये पिट्यूटरी है, इसका एक इंटीरियर है और एक पोस्टीरियर। चूंकि ये साइड व्यू है तो हाइपोथैलेमस देखिए, ये वाला ऊपर हम लोग देखे थे, और ये वाला पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ा होता है, करीब 80% पोर्शन में, और पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर 20% है। तो ये लोकेशन हम लोग देखें, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। ये कहाँ पे है? क्रेनियल कैविटी में, हम लोग पिक्चर से देख रहे हैं। और साइज क्या है? तो 1 सेंटीमीटर भी कम डायमीटर की है ये, और ये एक पतले स्टैक से मस्तिष्क के थैलेमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दो हिस्से में बांटा गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर 80% है जो ग्रेनुलर टिश्यू से बना है। यह भाग हाइपोथैलेमस से रक्त वाहिनियों द्वारा संबंधित है। ये ध्यान से देखिएगा, ये ब्लड वेसल से संबंधित है। इन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से हाइपोथैलेमिक फैक्टर अग्र पीयूषी ग्रंथि माने इंटीरियर में आते हैं। जो पोस्टीरियर है इसको देखिए, ये 20% पास, और ये नर्व फाइबर और न्यूरोग्लियल सेल से बना है। ये स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, और ये ब्लड सेल से जुड़ा है। अब ये डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत जाने, बहुत अंदर जाएंगे तो बड़ा हुआ। तो इसमें क्या है, स्नायु तंत्र द्वारा संबंधित हार्मोन हाइपोथैलेमिक केंद्र में पश्च पिट्यूटरी से आते हैं। तो जो ये रिलीज करता है फैक्टर, ये क्या क्या रिलीज करता है हम लोगों ने पीछे देखा था, एंटीरियर और पोस्टीरियर, उसको आगे पढ़ेंगे वो। फिर से मैं एक बार वहां ले चलता हूं आपको। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था कि ये एंटीरियर रिलीज करता है हार्मोन, और ये पोस्टीरियर जो 20% है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, और जो 80% पोर्शन है इंटीरियर, ये 7 हार्मोन रिलीज करता है। इनको आगे अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, बस ये देखने जा रहे थे कि ये रिलीज करता है। अब इसके द्वारा रिलीज होने वाले जो एक हार्मोन है, कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, जीएच। इसके अलग अलग नाम है, आप पढ़िए। सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। अल्फा एसिडोफोलिक सेल से सीक्रेट होता है, उतना हम लोग न जाने, चले इसको जानना पड़ेंगे। यह जल में घुलनशील है, और कंट्रोलिंग कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। अब ये कैसे होता है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा देना है या कम देना है, ये हाइपोथैलेमस पे है। और आपने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस डायरेक्ट रिलीज करता है, अगर आपने पीछे देखा होगा तो इसके मीडियल सेक्टर से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इसके मीडियल सेक्टर से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो देता है ये अपने मीडियल सेक्टर से बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन। अब देखिए, ये अगर रिलीजिंग फैक्टर दे देगा, बढ़ाएगा, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अगर इनहिबिटिंग फैक्टर बढ़ाएगी हाइपोथैलेमस,
तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। इसीलिए इसको जानना है। अब ग्रोथ हार्मोन को देने क्या क्या काम करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ जीवन प्रयत्न वृद्धि एवं विकास के कार्य में लगा रहता है। बचपन में और यौनावस्था में अधिकतम सक्रिय होता है। एग्जैक्टली जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो मैक्सिमम यौनावस्था तक होता है। तो हम काम तो जिंदगी भर करता है, लेकिन इसका जो इफेक्टिव है, मैक्सिमम जो इफेक्टिव है, ये यौनावस्था तक है। ये करता क्या है? इट इनहेंस द एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, जिसको हम लोग ने पीछे बोला था मेटाबॉलिक बोलते हैं, एंड हेल्प गोनाड्स टू गेट मैच्योर्ड एट प्यूबर्टी। दांतों का निकलना, चेहरे और सिर को आकार देना, मतलब हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है, देख रहे हैं ना, पूरा मैक्सिमम, इस ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कंट्रोल कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। अब ये बोलेंगे कि हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलेगा कि यार तुम दो या ना दो, रिलीज करना है कि नहीं रिलीज करना है? तो हमारे ब्लड में सेंसर है, फीडबैक मैकेनिज्म है। हमारे ब्लड में जब ग्रोथ हार्मोन सामान्य से कम हो जाएंगे तो एक मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस को कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की शॉर्टेज है। तो वो क्या करेगा? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज आके ग्रोथ एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा भाई तुम इसको रिलीज करो। और अगर ये बढ़ जाता है तो निगेटिव फीडबैक ब्लड से जाएगा हाइपोथैलेमस को कि नहीं, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बंद कर दो। अब ग्रोथ हार्मोन्स ये डेवलपमेंट में काम आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखे। अब दो चीज दिखा है, बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी से पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी ड्वार्फिज्म, एक लक्षण है। इसमें क्या है? द चाइल्ड शोज रिटार्टेड ग्रोथ ओवरऑल, बोन्स रिमेन शार्ट एंड थिन। 20 साल की उम्र में रोगी 5 से 7 वर्ष की आयु का बालक लगेगा। गुनाड्स अविकसित होंगे, सेक्सुअल ऑर्गन इनफर्टाइल होंगे, आईक्यू नहीं होगा। इट्स डिफिशियंसी इन एडल्ट्स after attaining puberty does not show any marked change in body except that person like a proper। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर ग्रोथ हार्मोन समय से काम नहीं किया, पहले उसने क्या बोला कि बचपन से यौना अवस्था तक की अधिकतम सक्रिय होता है, और ये सक्रिय नहीं हुआ। अगर ये सक्रिय नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में जिस चीज का ग्रोथ होना है वो ग्रोथ नहीं होगा। 20 साल का आदमी 5 या 7 साल का दिख सकता है, गुनाड डेवलप नहीं होंगे, बहुत सारी चीज डेवलप नहीं होंगी, आईक्यू लेवल नहीं होगा। और अगर ये बड़ों में हो गया, भाई आप ग्रोथ हार्मोन अगर बड़े हो गए प्यूबर्टी के बाद भी, तो आप में बहुत सारे चेंजेस जो होने चाहिए वो नहीं होंगे उस एज में भी। तो अब ये एक चीज और देखिए, अगर ये दो पिक्चर देखिए, ये ऐसी पिक्चर मैंने गूगल से उठाई थी, तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो यह एक व्यक्ति आपको देखने में मैच्योर लग रहा है, लेकिन इसकी हाइट कम है, बाकी चीजें डेवलप नहीं हुई है, बाकी चीजें दिख नहीं रही है। जस्ट अपने को एक ये सांकेतिक पिक्चर है, नॉट रिलेटेड टू एनीवन, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक सांकेतिक पिक्चर है कि अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन नहीं मिला प्रॉपर, कब तक? यौनावस्था तक, प्यूबर्टी तक, तो उस लगेगा कि वो बड़ा तो हो गया, चेहरा मेच्योर होने लगेगा, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होगा उस प्रोपोर्शन में। लगेगा ये 5 फीट का ही आदमी है, 5 फीट का आदमी तो 5 फीट होना चाहिए तो 3 फीट हाइट होगी, लाइक दिस। और एक होगा गिगांटिज्म, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गिगांटिज्म। जब एक्सेस हो जाएगा, जब ये एक्सेस हो जाएगी तो उसकी लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका होना चाहिए 5 फीट, वो हो जाएगा 7 फीट। तो ये एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होने से उसका डेवलपमेंट एक्सेस होगा, लेकिन वो अनइक्वल होगा, चारों तरफ नहीं होगा, कहीं कहीं होगा। इसको एक बार पढ़ते हैं अपनी किताब। मैंने पिक्चर दिखाया था कि
ग्रोथ हार्मोन की कमी से कैसा दिख सकता है और एक्सेस से कैसा दिख सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसको देखते हैं, इसको ध्यान से। ये सर गिग्नेटिज्म है। हाँ, गिग्नेटिज्म यही है ना सेकंड वाली? जी जी जी। गिग्नेटिज्म ही बोल रहे थे। और ये तो चलिए इधर एक बार हम लोग पढ़ते हैं। मेडिकल टर्म्स में थोड़ी बहुत हम लोग पढ़ते नहीं है, तो अब ये हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, कोई बात नहीं सर। मेडिकल टर्म्स हम लोग पढ़े नहीं हैं, थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा। जी जी, अभ्यास की बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये गिग्नेटिज्म, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गिग्नेटिज्म, द चाइल्ड बोन्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर देन नॉर्मल हाइट, becomes like a giant. Premature eruption of permanent teeth connotes the sexual organ develop abnormality, huge and person has sexual precocity of procreation. अब डिफरेंट चीजें होंगी, लेंथ बढ़ेगी, ठीक हो सकता है, नॉर्मल एबनॉर्मल हाइट होगी, जाइंट हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, टीथ और गोनाड्स प्रीमेच्योर एडप्ट हो सकते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर ये अति सक्रिय हो गया तो ये कह रहा है कि ईपीफाइसिस और मेटाफाइसिस आपस में फ्यूज हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हार्मोन की अधिक मात्रा अस्थियों की लंबाई नहीं बढ़ाएगा। जब लंबाई नहीं बढ़ाएगा तो डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि सबकी लिमिट है लंबाई और चौड़ाई। अगर दोनों ने बड़ी, केवल लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई में, तो डी शेप हो जाएगी। जो बॉडी होगी, निचला जबड़ा मैंडिबल लंबा होके बाहर निकल जाएगा, निचला जबड़ा मैंडिबल। किसी ने एक दिन बात किया था, ये हम लोग मैंडिबल को ही सबसे स्ट्रॉन्ग बोन बोल रहे थे ना शायद, निचले जी जी। तो मैंने किसी को मैंडिबल बोला था तो बोला था कि नहीं, तो मैंडिबल मेरे हिसाब से बड़ा होगा, वो उसी को बोलते हैं। लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक वर्टिब्रा इनलार्ज होकर कंधे और बॉडी। ये कहने के सेंस ये है कि जब भी ये एक्सेस होगा ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी में तरह तरह की डिफॉर्मेशन आएंगी। वो डिफॉर्मेशन यहाँ डिफाइन है, हम लोग पढ़ते हैं। हमारा पर्पस ये जानना है कि ये क्यों हुआ। एक्रोमेगाली ये गुण है, ये जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, इसमें जो है पाम और सोल की साइज सामान्य से बड़ी होगी, त्वचा मोटी, होठ मोटे बाहर लटके, जीभ मोटी बाहर लटकी, नाक, ये डिफरेंट जो है लेरेंजियल हाइपरट्रॉफी ये दिख रहा है। तो ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा या कम होने से डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम होगी। कम होगी तो आदमी छोटा हो जाएगा, साइज कम होगी, ज्यादा होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, डिसेप हो जाएगा, तो साइड में नहीं फैलेगी वो। तो ये था, हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। 9-8 बज रहा है, समय जैसा परमिट करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट कोई क्लास है। मिस्टर खली इसके अच्छे उदाहरण है जिनके दायित्व के। जी, तो अगर परमिशन दे तो आगे चले, नहीं बंद किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास किसी भी की 8 बज रहा है। सर जैसा परमिट करें। अरविंद सर बताएंगे। ये नहीं तो आप अभी प्रोलैक्टिन तो आपका कौन सा खत्म हो गया ना, ये एक खत्म हुआ। हाँ सर, 8 बज गया है, चूंकि नेक्स्ट क्लास है इसलिए मैंने इसको रोका। नहीं तो इसका कर लिए पूरा, ये जी पूरा हो गया, प्रोलैक्टिन का रह गया। हाँ, मैंने वही, अभी तो बहुत है, पूरे हार्मोनी है, तो हमने कहा कि ये नहीं आप ठीक है, जैसा। तो प्रोलैक्टिन आपका तीन है ना? जी सर, 3 है, तो तीनों में खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा। अच्छा, कल जो है, कल 6 तारीख है, तो कल कोशिश करिएगा कि 9 बजे आपका सेकंड है शायद, आप एग्जैक्ट 9 बजे छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। कल हमारी एक मीटिंग है उसके बाद, ठीक है? हाँ, इसीलिए मैंने आज घड़ी से 8 बजे छोड़ दिया। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत देखिए डिटेल में आपने, तिवारी जी ने डिटेल में बताया है। और उससे फायदे क्या है? फायदे ये है कि आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा।
आपको और समझ में आएगा और इसके फंक्शन कैसे हैं, कैसे ये प्रभावित करेगा बॉडी को, शरीर को, वो हमको समझ में आएगा। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। तिवारी जी बंद कर दीजिए। हम लोग इस वीडियो को जो बन रहा है उसको शेयर करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और ये हार्मोनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और ये थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएगा, थर्ड में भी आप पढ़ेंगे इसको। थर्ड में बॉडी पढ़ेंगे और चौथे में फिर आप फिर पूरी किताब पढ़ेंगे। तो ये इसलिए पढ़ा जाता है कि ये इसको और ब्रेन के सिस्टम को, दोनों को अगर आप जान जाएंगे तो बहुत से कंट्रोलिंग या जो रेगुलेशन का पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा। तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया सारी चीजों को, और कैसे कैसे ये सब आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या, ग्रोथ हार्मोन की कहाँ से निकलता है, प्लस आपका वो ट्रू हार्मोन क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन क्या है, लोकल हार्मोन क्या है। तो ये सब कंसेप्ट जो है आपको, हार्मोनल फंक्शन कैसे होता है, तो बस हार्मोनल फंक्शन 3 बताए हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग इसको शेयर करें, वीडियो को एक दूसरे को बताएं, समझाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरे ज्ञान को बढ़ाएं, विधा को बढ़ाएं। इसके जानने से हम लोग आगे चल के, सब बताया उन्होंने कि पीनियल ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ करना है, फिंगर नंबर 8 में कर देना है। चाइनीज में भी आपको मिलेगा, चाइनीज में भी आपको मिलेगा, TW1 मिलेगा, TW2 मिलेगा, TW3 मिलेगा, सारे उसी के समान है। और अनेक अनेक पॉइंट्स आपको मिलेंगे, UB और GB के पॉइंट भी इसमें मिलेंगे। तो TW मेरिडियन वहां जो है वही आपका एंडोक्राइन सिस्टम की मेरिडियन है। तो हम लोग दोनों पॉइंट को कोरिलेट करेंगे तो हम लोग अपने थेरेपी को बढ़िया से बना पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम अपनी थेरेपी को बढ़ाएंगे तो खेमका सर के सपने पूरे होंगे। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का, 3-4 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा आते हैं। ठीक है, प्रणाम सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।